नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस 2016 का लाइफ साइंस ग्रुप का पेपर का सॉल्यूशन। इसके लिए दो पार्ट बनाए गए हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पार्ट 1 में जो कि 30 क्वेश्चन है स्टार्ट के और बायोलॉजी सेक्शन, इन दोनों चीज़ों को कवर किया गया है। और पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे होम साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनको कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही है जो हमें प्रोत्साहन देता है। और फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। जब कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है प्रश्न और उनका क्या हल होगा। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया को पहली घंटी में नहीं होना चाहिए? तो पहली घंटी में ध्वजारोहण होगा, गृह कार्य का दिया जाना होगा, दिन भर की क्रियाओं की सूचना देना होगा, लेकिन कक्षा की सफाई करना जो है वो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर और देखिए, कक्षा की सफाई जो पहली घंटी में हो सकती है, पहली घंटी के पहले की जाएगी। ध्वजारोहण पहली घंटी में किया जाएगा, मतलब ये कि स्टार्ट में किया जाएगा। और दिन भर की क्रियाओं की सूचना भी दी जाएगी, लेकिन बात जो है कि गृह कार्य का दिया जाना, तो गृह कार्य का जो दिया जाना होता है वो अंत में होता है, स्टार्ट में तो होगा ही नहीं। और दूसरे तीसरे चौथे पीरियड में जो होगा, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक अध्यापक यह जानता है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र भिन्न है। अपनी कक्षा के छात्रों से व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब यह है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक छात्र भिन्न है, मतलब हर व्यक्ति अलग अलग है। उसके सीखने का स्तर और उसका मेंटल एबिलिटी सब कुछ अलग अलग होगा, ऐसा एक टीचर समझता है। तो वो उसका जो बिहेव करने का, वो कैसे बिहेव करेगा क्लासरूम में। तो विकल्प है, विद्यालय के उपरांत कमजोर छात्रों को कोचिंग करना, कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कहना, दूसरे छात्रों को अन्य छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, और विशिष्ट उद्देश्यों हेतु समूहों का संगठन करना। तो देखिए, जो है कमजोर छात्रों को कोचिंग करना ये थोड़ा सा सही रास्ता है, लेकिन कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कहना ये गलत बात है। आप जो है हर तरह के बच्चे को क्लासरूम में लेकर के चलेंगे, एवरेज स्टूडेंट को लेकर के ही नहीं, बल्कि वीक स्टूडेंट को और ब्राइट स्टूडेंट को भी, इसलिए उसे आप पुस्तकालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। दूसरे छात्रों को अन्य छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना ये सही हो सकता है। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु समूहों का संगठन करना, तो यही जो है सही विकल्प होगा, क्योंकि समूह का जब निर्माण कर दिया जाएगा, और समूह कैसा बनाया जाए, हेट्रोजीनियस बनाया जाए, जिसमें कुछ कमजोर बच्चे हों और कुछ ब्राइट बच्चे हों, कुछ सामान्य हों शरीर से, कुछ दिव्यांग हों, तो इस तरह से, और विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल किए जाएं। तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया जाए, इससे बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक अध्यापक के लिए कक्षा में हकलाने वाले बच्चे को अंगीकार करने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि वह, मतलब एक बच्चा जो है स्टैमर करता है, मतलब हकलाता है, तो उसे इंक्लूड करने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर जो है जो विकल्प हैं, छात्रों को कक्षा में प्रपठन का पर्याप्त अवसर प्रदान करे, छात्र की उपेक्षा करे, अभिभावक को विशेषज्ञ से सहायता लेने का सुझाव दे, और विद्यालय के उपरांत छात्रों को व्यक्तिगत सहायता करने के लिए रखे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे सही विकल्प होगा कि छात्र को कक्षा में प्रपठन का करने का मतलब रिसाइट करने का, जोर जोर से उच्चारण करने का अवसर पर्याप्त प्रदान किया जाएगा। देखिए, हकलाना जो होता है वो ज़्यादातर हमारे कॉन्फिडेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दें, धीरे धीरे वो खुल जाएगा और हकलाना कम कर देगा। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा अध्यापक को विद्यालय की पुस्तकालय व्यवस्था का दायित्व दिया जाता है। अध्यापक की मुख्य प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि, मतलब ये देखिए, जब आप टीचर बन करके जाते हैं तो आप सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते, वहाँ पर कुछ आपको दायित्व दिए जाते हैं। तो अगर पुस्तकालय व्यवस्था का दायित्व दे दिया गया, मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट करने के लिए बोल दिया गया, तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? तो टॉप प्रायोरिटी यही होगी कि पुस्तकालय का उचित रूप से अधिकाधिक छात्र उपयोग करें। मतलब यह आपकी यही उपयोगिता ही है, लाइब्रेरी की उपयोगिता क्या होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उसमें पढ़े। और जब ये चौथा विकल्प अनिवार्य है, लेकिन प्रायोरिटी अगर देखें, शांति होना चाहिए, वही बुक मंगवाई जाने जाए जो जरूरी हो, पुस्तक खराब होने ना पाए, लेकिन प्रायोरिटी ये होगी कि बच्चा सीखे। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुँचे। और इस प्रकार से आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट सहित कम ही मिलता है। वर्ष के प्रथम अध्यापक अभिभावक सम्मेलन में निम्न में से एक को छोड़कर सभी कार्य अध्यापक को करना चाहिए। मतलब पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है, PTM जो होती है, तो उसमें क्या करना चाहिए और इनमें से कौन सा काम नहीं किया जाना चाहिए। देखें, जब उचित हो तो बच्चे को भी सम्मिलित करना चाहिए। अभिभावक को अपने बच्चे के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे के पठन पाठन के अभिभावक के दर्शन से असहमत होना चाहिए और एक प्याला चाय या कॉफ़ी लेने का प्रस्ताव देना चाहिए।
तो देखिए, आप चाय या कॉफ़ी सब कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे के पठन पाठन के जो अभिभावक के दर्शन है, मतलब वो क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर ऐसे पढ़ाया जाएगा, ऐसे सीखता है, तो वो जो कुछ बताएं आप पूरी तरह से उन्हें डिसएग्री ना करें। इसलिए यहाँ पर जो है तीसरा विकल्प जो है कि इसे आप छोड़ करके बाकी सब करिए। आप एक प्याला चाय काफ़ी पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा घुल मिल जाएंगे और आपसे ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे वो। लेकिन आप उनके दर्शन से असहमत नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ ना कुछ जो है उनसे आपको मिलेगा, ऐसा क्ल्यू मिलेगा जिससे आप बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ रणनीति बना सकेंगे। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प ही सही होगा कि इसे टीचर को नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के लिए निम्न कथनों में एक को छोड़कर सभी सही है। माध्यमिक विद्यालय में बड़े बच्चे छोटे बच्चे की तुलना में बीमारी के प्रति अधोमुखी कम होते हैं। अधिकांश बच्चे उचित नाश्ता नहीं करते। बच्चे उन अध्यापकों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो दृढ़ एवं सुसंगत होते हैं। छात्राएं अपनी उम्र के छात्रों से गणित की योग्यता में अधिक होती हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपके जेंडर बायसनेस का। जेंडर स्टीरियोटाइप कहें या जेंडर बायसनेस कहें, देखिए कुछ हम लोगों समाज में धारणा होती है कि अगर लड़की है तो कमज़ोर होगी, रोएगी। कहते हैं ना कि लड़कियों की तरह रोना बंद करो या चूड़ियाँ बांध करके बैठ जाओ। इस प्रकार से जो जेंडर बायसनेस बना दिया गया है कि लड़कियां जो है मैथ में कमज़ोर होंगी या गणित या कहें बायो पढ़ेंगी, ये सब का जो है आपको त्याग करना है। बीइंग अ टीचर आपके लिए इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप किसी लिंग, धर्म, जाति की इत्यादि के आधार पर आप किसी भी प्रकार का विभेद या ये नहीं कहेंगे कि फलाने ग्रुप का जो है बंदा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प जो है यही सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इसकी स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 1.75 रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगला प्रश्न है, यदि अभिभावक अध्यापक से अपने बच्चे के टेलीविज़न देखने की आदत के बारे में पूछे तो सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा। ये है कि अगर कोई गार्जियन आया और उसने पूछा कि भाई हमारा बच्चा बड़ा टीवी देखता है, क्या किया जाए, तो इसमें सबसे अच्छा सुझाव आप क्या देंगे। तो सबसे अच्छा सुझाव ये होगा कि परिवार के साथ सम्मिलित रूप से टीवी देखने का प्रोत्साहन दें। मतलब टीवी देखना व संयुक्त रूप से चयनित कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसे? देखिए, अगर जो है बच्चे की कुछ आप बात रखेंगे, पूरा आप संस्कारी हीरक लगा देंगे तो बच्चे के लिए बोरिंग हो जाएगा, वो नहीं देख पाएगा। लेकिन कुछ जिसमें हास्य विनोद भी हो, मजाक भी हो, लेकिन संस्कारपूर्ण बातें हो, फूहड़पन ना हो, अश्लीलता ना हो, ऐसे कार्यक्रमों को आप शामिल करें और आप उसके साथ बैठ करके देखें। इससे ये होगा कि आप मॉनिटर कर पाएंगे कि बच्चा जो है देख क्या रहा है आखिर, तो इससे पता चलेगा आपको। और इससे ये होगा कि आपकी जिम्मेदारी भी बनी रहेगी बीइंग अ पेरेंट। ये आप जो है सुझा सकते हैं टीचर को, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, सोहन एवं मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं। तो इससे हम ये परिणाम निकाल सकते हैं कि उनके सीखने की योग्यता काफ़ी भिन्न हो सकती है। देखिए, अगर मेंटल एज है, ठीक है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज अगर सेम है उनकी, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उनका IQ सेम होगा, क्योंकि IQ का जो फार्मूला होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फार्मूला है। अब देखिए, इसके अनुसार अगर CA और MA इक्वल हैं तो जो है उसका IQ सेम होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेम IQ वाले बच्चे जो है सेम टाइप के टैलेंटेड हों, क्योंकि हर व्यक्ति की सीखने की योग्यता अलग अलग होती है। तो IQ जो है सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि IQ अगर अच्छा है तो बच्चा पूरी तरह से टैलेंटेड ही हो, ये हम 100% नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है डिज़ायर टू लर्न, सीखने की इच्छा है। मैं कितना भी अच्छा आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर मोटिवेट करूं कि आपको B.Ed एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई करना, नहीं समझ में आएगा और आप इस वीडियो को स्किप करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपको जानना चाह रहे हैं, तभी आप इस वीडियो में रुके हुए हैं, तो यह आपकी डिज़ायर है। तो डिज़ायर है तभी सब कुछ है। तीसरा विकल्प इसलिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अध्यापक को किसी चुनौती छात्र के साथ, मतलब चैलेंज स्टूडेंट है, चैलेंज बोले तो जो है स्पेशली एबल्ड है, के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो उसे क्या करें। तो उससे उसके ऊपर दुख नहीं प्रकट करना है, सहानुभूति जो है नहीं दिखाना है, क्योंकि उनको कमज़ोर आपको नहीं बनाना है, उसे नज़रअंदाज भी नहीं करना है। आप टीचर हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे खड़े होना सिखाइए, समाज से, पूरी दुनिया से उसे जो है लड़ना सिखाइए, पूरी दुनिया के जो संघर्ष हैं उनको झेलना सिखाइए, उसे ऐसे प्रशिक्षण दीजिए, उसे ऐसा ट्रेन दीजिए कि वो खुद की मदद करे, आप किसी अन्य की मदद की ज़रूरत ना हो उसे। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब प्रश्न आते हैं दोस्तों, रीजनिंग के हैं और ये कुल 10 प्रश्न होंगे, तो इनको देखते हैं कि इनका विकल्प क्या होगा। पहला है, इफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड एज पर डिक्शनरी विच सीरियल विल बी अप्रोप्रिएट। तो इसमें जो है अगर इसे सेट करें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो है दोस्तों तीसरा विकल्प सही होगा। सबसे पहले जो है
5 नंबर वाला आएगा, फिर 2 नंबर वाला, फिर 1, फिर 3, फिर 4। इसे आप अरेंज कर सकते हैं, सामान्य सी बात है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इस श्रेणी को पूरा करेंगे। एक सीरीज है, सीरीज को जो है पूरा करने के लिए आप अगर देखें ध्यान से इस सीरीज को, तो 3 में पहले 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है। तो देखिए 3 3 का गुणा करता गया है अगले टर्म में। जैसे 3 है तो 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आया, 9 में 3 का गुणा किया तो 27 आया। इसी प्रकार 27 में 3 का गुणा किया तो 81 आया। अब 81 में आपको 3 का गुणा कर देना है तो आपका आ जाएगा उत्तर। तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 में 3 हो जाएगा और 3 8 हो जाएगा 24, इसलिए 243 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, स्कूल ऑलवेज हैज़, मतलब एक विद्यालय में हमेशा क्या होता है? तो एक विद्यालय में हमेशा अध्यापक होता है, क्योंकि अध्यापक के बिना जो है नहीं हो सकता। कक्षा, कक्षा कक्ष और डेस्क, ये तीनों एक जैसी चीज़ें हैं। कक्षा क्लासरूम हो, क्लास हो या डेस्क हो, ये जरूरी नहीं है, बट टीचर होना जरूरी है। टीचर अगर नहीं पढ़ाएगा तो वो जो है विद्यालय हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि खुले मैदान में भी पढ़ाया जा सकता है, डेस्क की जरूरत नहीं होती, टीचर ही अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संप्रेषण संदेश। जिस प्रकार से संप्रेषण के माध्यम से हमें संदेश मिलता है, तो उसी प्रकार से इसका मेन 4 विकल्पों में से क्या संबंधित होगा? तो ह्यूमर हो जाएगा, अम्यूजमेंट, हास्य से हमें मनोरंजन होगा। मतलब कोई ह्यूमर करता है, मजाक करता है, विनोद करता है, तो उससे हमारा मनोरंजन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि MPOEPO का अभिप्राय है लंदन, तो NPDPX का क्या अभिप्राय है? तो इसका सोल्यूशन देखिए आप इस पिक्चर में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से M की जगह L किया है तो मतलब -1 किया है, P की जगह O किया है तो एक पीछे गया है मतलब -1 किया है, O की जगह जो है N किया है मतलब -1 किया है। तो पूरे टर्म में, पूरे सीरीज में इसको देखें, हर लेटर में एक पीछे गया है। ऐसे ही NPTDPX के पीछे जाए अगर, तो N से कम होगा M, P से कम होगा O, इसी प्रकार से T से कम होगा S, और D से कम होगा C, और P से कम होगा O, और X से कम होगा W। इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, मॉस्को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैं दक्षिण दिशा को जाता हूँ, फिर बाएं मुड़ता हूँ, फिर बाएं मुड़ता हूँ और फिर दाएं। अब मैं किस दिशा को जा रहा हूँ? तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में। आगे बढ़ते हैं, आपके दाहिने से 13वें स्थान पर स्थित अक्षर से 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर स्थित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ई। इसे अरेंज करने पर हमें ई प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, रमेश रेखा से 5 वर्ष छोटा है और गिरी सीमा से 5 वर्ष बड़ा है। साहिल की उम्र सीमा से 2 गुनी है और रमेश गिरी से 2 वर्ष बड़ा है। साहिल की उम्र 6 वर्ष है, 7 वर्ष पहले सबसे छोटा कौन था? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों की पंक्ति में अशोक का स्थान बाएं से चौथा है, जबकि गगन का स्थान दाएं से 17वां है। उनके आपस में स्थान बदलने पर अशोक का स्थान बाएं से छठा हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 22 कुल विद्यार्थी हैं। अगला प्रश्न है, NTSE स्टैंड्स फॉर। तो NTSE का मतलब होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए क्या सत्य नहीं है? या पाठ्यक्रम निर्माण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, या पाठ्यपुस्तक के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, या शिक्षण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, या शिक्षण चयन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। तो इसमें जो है चौथा विकल्प सही नहीं होगा। टीचर्स के चयन के लिए, मतलब टीचर का पूरा जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर हो उसके लिए कोई भी आपको फ्रेमवर्क नहीं देता है, उसके लिए डिफरेंट एजेंसीज हैं। और शुरू के जो 3 विकल्प हैं वो सही हैं, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों को पर्यावरण आधारित पुरस्कार कौन देता है? तो स्कूलों को पर्यावरण आधारित पुरस्कार देता है CSE। CSE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये है फुल फॉर्म, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और ये जो है दोस्तों, इसका सेंटर दिल्ली में है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करता है, ताकि जो है सस्टेनेबल जो है विकास हो सके, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उचित रिसोर्सेज का उपयोग कर सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी नियुक्ति NCERT के निदेशक के पद पर हुई है? तो NCERT के जो है इस समय निदेशक है डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है गोरखपुर में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अब प्रश्न है जो कि कॉन्सेप्ट का है, समावेशित शिक्षा क्या है? समावेशित शिक्षा को देखें बोले तो इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज पार्टिसिपेट एंड लर्न टुगेदर इन द सेम स्कूल। मतलब जो नॉर्मल बच्चा है, जिसको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है और डिसेबिलिटी है, दोनों
जो है विकलांग और सकलांग बच्चे एक ही स्कूल में साथ पढ़ेंगे। मतलब ये इतना समझिए कि नॉर्मल बच्चा जो है और किसी भी प्रकार से जो दिव्यांग है वो दोनों साथ में पढ़ेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है? तो 1 जून 2020 के अनुसार इस समय यूजीसी के अनुसार 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और पहले ये क्या था ये नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें 54 है, हालांकि एग्जाम के पहले आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर कौन थे? तो ये थे दोस्तों राय बहादुर सुंदरलाल। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, उन्नत भारत अभियान को शुरू किया गया था। तो उन्नत भारत अभियान जो है 11 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था। और इसमें जो है ऐसा कोई विकल्प हमें मिल नहीं रहा है, तो इसे आप दिसंबर 2014 मान सकते हैं। और ये ग्रामीण भारत की समस्याओं को जानने एवं परखने और उसमें विज्ञान का क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि जो भी हमारा साइंटिफिक टेम्पर है, साइंटिफिक जो नॉलेज है वो कॉलेज स्कूल तक ही सीमित रह जाता है। तो जितने भर टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़े छात्र हैं जो पढ़ लिख चुके हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हों, वहाँ की रियल प्रॉब्लम्स को जानें और उसके अनुसार उसमें अपना योगदान दें। इसके लिए उन्नत भारत अभियान शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे का बायोलॉजी सेक्शन जो है इसे सॉल्व किए हैं आपके रामकृष्ण सर। तो अब आगे देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। यानी किसी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है तो उसमें 2 वर्ड होंगे। पहला वर्ड जीनस होता है और दूसरा वर्ड स्पीसीज होता है। तो कैरोलस लिनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सेल वॉल इन फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ। जो फंजाई की सेल वॉल है किससे बनी होती है? तो नॉर्मली फंजाई की जो सेल वॉल है उसमें काइटिन होता है और काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जिससे सेल वॉल बनी होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, काइटिन। और प्लांट में सेलुलोज की होती है एंड बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की होगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। यानी कि कौन सा ग्रुप है जिसे प्लांट वर्ल्ड का एम्फीबियन कहा जाता है? तो इसमें जो है आपका ब्रायोफाइट्स को प्लांट वर्ल्ड का एम्फीबियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके लिए रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर गैमेट का फ्यूजन होता है। सो पानी चाहिए फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए मेनली वाटर चाहिए। और बाकी ये डैम्पी सॉइल में रहते हैं, डैम्प एंड सैडी सॉइल्स में आपको मिलेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट को प्लांट वर्ल्ड का बोटेनिकल स्नेक्स कहा जाता है। तो ये तो होगा नहीं, और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म भी नहीं होंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन हैविंग। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं यूकैरियोट्स से कैसे डिफरेंट हैं? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक्चुअल में प्रोकैरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होती ही नहीं, तो इसके बेस पे कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। एंड क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, ये प्लांट में मिलता है, तो इसके बेस पे भी डिफरेंस नहीं होगा। और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, तो इसके बेस पे भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन बचा फोर्थ। तो प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होता है और यूकैरियोट के साइटोसोल में 80s राइबोसोम होता है। तो ये मेजर यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगार अगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो अगार अगार है किससे हम ऑब्टेन करते हैं? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो ये आपको रेड एल्गी से मिलेगा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन होता है जो रेड एल्गी हैं। सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स रिस्पेक्टिवली इज। यानी जो एंडोस्पर्म है रिजर्व फूड होता है एम्ब्रियो के लिए सीड में। तो प्लॉइडी क्या होती है पूछा इसमें। तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म होते हैं हैप्लॉइड होते हैं और एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन। यानी जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें डार्क रिएक्शन पूछा है कि वो कहाँ पर होगी, साइट पूछ रखा है डार्क रिएक्शन का। तो डार्क रिएक्शन जो है आपको
स्ट्रोमा में मिलेगी, ये स्ट्रोमा में होती है नॉर्मली। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, स्ट्रोमा। और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, और थाइलेकोइड जो है ग्रेना का पार्ट होता है, यानी थाइलेकोइड स्टैग्ड होकर के ग्रेना ही बनाते हैं। तो ये इसमें होगा ही नहीं, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वेजिटेशन रिस्पायर्स थ्रू, ए रिपीटेड क्वेश्चन है, ए 2014 एंड 2015 में भी पूछा जा चुका है, सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको राइजोफोरा में मिलता है, और न्यूमेटोफोर्स जो होती हैं रिस्पायरेटरी रूट्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 38 ATPs एरोबिकली, इसमें एनएरोबिकली लिख रखा है, सो एक मिस्टेक से लिख दिया है। तो एरोबिकली रिस्पिरेशन, यानी जब एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो जब 38 ATP बनते हैं तो उसके लिए कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के 38 ATP प्रोड्यूस करता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेन स्टोमाटा आर फाउंड इन, यानी जो स्टोमाटा हैं लीव्स में या फिर स्टेम में नॉर्मली अंदर तक धंसे होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। तो संकेन स्टोमाटा सकुलेंट्स प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, और सकुलेंट प्लांट्स जीरोफिटिक होते हैं, यानी जीरोफाइट्स जो होते हैं, यानी कि वाटर डिफिशिएंट सॉइल में मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड इज कॉमन नेम फॉर, यानी कि इसमें पूछ रखा है कि इन ऑप्शन में से किसका कॉमन नेम वुड है, तो सेकेंडरी जाइलम को हम वुड कहते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स विद फॉर्मेशन ऑफ, यानी क्रेब्स साइकिल में जब क्रेब्स साइकिल रन करती है तो कौन सा प्रोडक्ट पहले बनता है, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसमें पहला जो प्रोडक्ट बनता है पूछ रखा है, तो पहला प्रोडक्ट इसमें साइट्रिक एसिड बनता है। इसमें जो एक्सेप्टर होता है स्टाइल कोएंजाइम ए का, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड कंबाइन होकर के साइट्रिक एसिड बनाता है, जो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो इसीलिए इस साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन, यानी किस प्लांट्स की लीव्स में क्रेंज एनाटॉमी मिलेगी, तो ये आपको C4 प्लांट्स में मिलती है। क्रेंज एनाटॉमी स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स अरेंज्ड होती हैं, और इसका मेन फंक्शन जो है फोटो रिस्पिरेशन से प्रोटेक्शन करना है, यानी कि जो C4 प्लांट्स हैं फोटो रिस्पिरेशन के लिए एडाप्ट हो जाते हैं, फोटो रिस्पिरेशन इनमें नॉर्मली नहीं होता है। सो ये C4 प्लांट में आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म्स टिपिकली हैज, पूछ रखा है इसमें कि जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक है इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो एम्ब्रियो सैक जो है ये 8 न्यूक्लियस से बना होता है, और 7 सेल होती हैं, यानी 7 सेल में 8 न्यूक्लियस होते हैं। इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, 1 एग सेल, एंड सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बनाते हैं। सो इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन लार्वल फॉर्म्स मेट विद इन क्रस्टेशिया इज नोन एज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर। तो क्रस्टेशियन में नॉफ्लियस लार्वा मिलता है, सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मिरासीडियम लार्वा आपको सीप लीवर फ्लूक में मिलता है, जो प्लेटीहेल्मिन्स फाइलम से बिलोंग करता है, सो ए नहीं होगा। बाइपिनेरिया लार्वा इकाइनोडर्म में मिलता है, तो ए भी नहीं होगा। एंड ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिड्स एंड मोलस्क्स में मिलता है, सो ए भी नहीं होगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ डायरेक्ट एक्टिंग हार्मोन दैट इज विदाउट इंटरेक्शन ऑफ अदर हार्मोन। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा इनमें से हार्मोन है जो सीक्रेट होता है और डायरेक्ट एक्ट करता है बिना किसी अदर हार्मोन के इंटरेक्शन से। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही है जो बिना किसी अदर हार्मोन के इंटरेक्शन के डायरेक्टली
टारगेट साइट पे एक्ट करता है। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इज एन एक्सेसरी ऑर्गन फॉर रिस्पिरेशन इन। तो जो स्किन है किस ऑर्गेनिज्म में एक्सेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन है या रिस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो फ्रॉग में स्किन रिस्पिरेशन में हेल्प करती है और इस टाइप के रिस्पिरेशन को क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहते हैं। और जब लंग्स रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो तो पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। एंड फ्रॉग में बक्कोफेरेंजियल रिस्पिरेशन भी मिलता है, यानी फ्रॉग में तीनों टाइप के रिस्पिरेशन मिलेंगे, क्यूटेनियस, पल्मोनरी एंड बक्कोफेरेंजियल रिस्पिरेशन। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर। जो इंसेक्ट्स के विंग्स हैं और बर्ड्स के विंग्स हैं किस टाइप के एविडेंस को शो करते हैं या किस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। सो ये एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फंक्शन सेम है बट ओरिजिन डिफरेंट हैं। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ अ वायरस इज। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है क्या होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, परंतु दोनों कभी नहीं होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, सो ये करेक्ट होगा। लुइस पाश्चर फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, ये भी करेक्ट होगा। एडवर्ड जेनर वैक्सीनेशन के बारे में, सो ये भी करेक्ट होगा। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्टरलाइजेशन टेक्निक दी थी, सो ये आपका ये फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। सो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। तो इसमें पूछ रखा है कि जो ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, कौन सा ग्रुप है जिनमें सभी एनिमल हर्माफ्रोडाइट हैं, अर्थात कि बायोसेक्सुअल हैं। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रा, लीच एंड टेपवर्म, क्योंकि ये तीनों बाइसेक्सुअल हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं। सो इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। पूछ रखा है इसमें कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है 4 क्लास में डिवाइड किया गया और किस बेस पे डिवाइड किया गया है। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पे डिवाइड किया गया कि लोकोमोशन के लिए कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थात मूवमेंट के लिए कौन से ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसको लोकोमोशन के बेस पे कैटेगराइज किया गया है। जैसे जू फ्लैजेलेटा में फ्लैजला होता है, सिलिएटा में सिलिया होता है, एंड इसी टाइप से अदर क्लास हैं स्पोरोजोआ एंड अमीबा की क्लास। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्निथोरिंकस इज अ, अर्थात ऑर्निथोरिंकस इनमें से क्या है। सो ए बर्ड्स तो है नहीं, सो ए गलत हो गया पहला। फ्लाइटलेस बर्ड तो बर्ड है ही नहीं, तो फ्लाइटलेस भी नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, सो ये बर्ड्स है ही नहीं, सो कनेक्टिंग लिंक भी बर्ड्स एंड रेप्टाइल के बीच की नहीं होगी। लास्ट ऑप्शन इसमें से बचा मैमल्स, तो ये मैमल्स होता है, प्रोटोथेरियन मैमल्स होता है, एग लेइंग मैमल्स है, और ये रेप्टाइल एंड मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इक्थियोफिश इज, पूछा है कि इक्थियोफिश इनमें से किस ग्रुप से बिलोंग करेगी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इक्थियोफिश एम्फीबियंस है और इसको ब्लाइंड वॉर्म्स या फिर लिम्बलेस एम्फीबियंस भी कहा जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्शन पोटेंशियल इन अ मैमेलियन नर्व फाइबर इज जनरेटेड बाई। तो मैमेलियन नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम आयंस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में
या एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मोर कंसंट्रेटेड होते हैं, और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में यानी कि एक्सोप्लाज्म जो होता है वहाँ पर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सो आउटर साइड प्लस चार्ज होता है और इनर साइड नेगेटिव चार्ज होता है। जब कोई स्टिमुलस नर्व को स्टिमुलेट करता है तो उस टाइम सोडियम आयंस इनर साइड मूव करने लगते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सोडियम आयंस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया ऑफ मेमेलियन ईयर इज कॉल्ड। तो इसमें जो इनर ईयर का कॉक्लियर स्ट्रक्चर है उसमें 3 चेम्बर होते हैं, अपर चेम्बर स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर चेम्बर स्केला मीडिया, मिडिल चेम्बर स्केला मीडिया एंड लोअर चेम्बर स्केला टिम्पेनाई होता है। तो स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया को डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए मेम्ब्रेन है, वो है रिजनर्स मेम्ब्रेन, जो दोनों को सेपरेट करती है। सो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन। सार्कोमियर ये आपको मसल्स फाइबर में मिलते हैं और ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है। तो 2Z बैंड के बीच का जो एरिया है उसे सार्कोमियर कहते हैं। सो इसका 2nd ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हैमबर्गर फिनोमिनन इज का आल्सो कॉल्ड। तो हैमबर्गर फिनोमिना को क्या कहते हैं? RBCS से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड RBC के साइटोप्लाज्म में वाटर से मिलके कार्बोनिक एसिड बनाती है और कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होकर के बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। और इसमें बाइकार्बोनेट आयन RBC से मूव करके प्लाज्मा में आ जाता है और आयन को बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन मूव करके RBCS के अंदर चला जाता है। सो इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। तो इसका 2nd ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द विटामिन नोन एज थियामाइन इज आल्सो कॉल्ड एज। तो थियामाइन विटामिन का अदर नेम पूछा है इसमें, इसको विटामिन B1 कहते हैं, यानी विटामिन B1 का ये साइंटिफिक नेम है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से बायोलॉजी पार्ट कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों BHU B.Ed एंट्रेंस 2016 का लाइफ साइंस का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें प्रोत्साहन देता है। और आप अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि BHU B.Ed एंट्रेंस की पूरी तैयारी आप लोगों को इस चैनल पर करवाई जाएगी। और कमेंट के माध्यम से हमें यह ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीखें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।